हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एफसीएफएस शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका क्राइटेरिया होता है अराइवल टाइम। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इसका होता है अराइवल टाइम एंड मोड आपका नॉन प्रिमिटिव है, प्योर नॉन प्रिमिटिव है। जैसे आगे और सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसका दोनों वर्जन होता है, नॉन प्रिमिटिव भी एंड प्रिमिटिव वर्जन भी। जैसे आपका एसजेड नॉन प्रिमिटिव हुआ, उसका प्रिमिटिव वर्जन होता है एसआरटीएफ। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का नॉन प्रिमिटिव भी होता है और प्रिमिटिव भी। प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है। वन से भी कोई प्रोसेस रेडी से रन स्टेज में जाता है तो वापिस रन से रेडी स्टेज में नहीं आता है, ऐसा नॉन प्रिमिटिव में होता है। तो एफसीएफएस आपका प्योर नॉन प्रिमिटिव होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम, जैसे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, प्लस इग्नू यूनिवर्सिटी में भी आपका एमसीए में ऑपरेटिंग सिस्टम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, प्लस गेट में भी कंप्यूटर साइंस से जो बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं तो गेट में भी इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। तो इसमें आपका प्रोसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, P6। सबका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल करेंगे अभी। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है आपका अराइवल टाइम। तो टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट को बोलते हैं हम लोग गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का मेनली यूज करते हैं प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, या किसी भी टास्क को। आगे हम लोग सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करते हैं तो वहां पे भी गैंट चार्ट का यूज किया जाता है प्रोसेस को, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए। तो इसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया 0 टाइम पे कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। 0 टाइम पे अपने पास रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं है जिसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। तो 0 से 1 यूनिट टाइम तक आपका सीपीयू क्या होगा? आइडल होगा, क्योंकि कोई जॉब ही नहीं है मेमोरी में। तो सीपीयू आपका यहाँ पे आइडल होगा 0 से 1। एट टाइम 1 पे आपका आया है, यानी सबसे पहला प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आया है P4। तो P4 पहले शेड्यूल होगा। फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? रिक्वायर्ड बीटी आपका P4 का 7 है, तो 7 यूनिट टाइम चलेगा। 1 से 7 8 यूनिट टाइम तक चलेगा आपका P4 प्रोसेस। P4 गेट शेड्यूल, P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। P4 के बाद हमारा आया है प्रोसेस P2, जिसका अराइवल टाइम 2 है। तो P2 को शेड्यूल करेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। P2 का आपका बर्स्ट टाइम 3 है, 8 आपका सर्विस टाइम है, 8 पे सर्विस स्टार्ट होगा P2 का, 11 पे कंप्लीट होगा। तो 8 to 11 एट टाइम 8 to 11 P2 गेट शेड्यूल, P2 शेड्यूल कर दिए। अब P2 के बाद आपका प्रोसेस आया है P6 एट टाइम 3, प्रोसेस P6। P6 का बर्स्ट टाइम है 2, तो 11 और 2 13 आपका P6 शेड्यूल होगा। तो हमारा 3 प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है, P2, P4, P6। अब आपका P6 के बाद आया है प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम आपका है 5, तो 13 और 5 18 तक आपका आएगा प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 शेड्यूल होगा। अब बचा 2 प्रोसेस P1 एंड P5। तो P1 टाइम 5 पे आ रहा है और P5 6। तो P5 से पहले आया है रेडी स्टेट में आपका प्रोसेस P1। तो हम लोग प्रोसेस P1 को पहले शेड्यूल करेंगे। फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 4, बिकॉज बीटी इसका 4 है। 22 तक आपका चलेगा P1। अब मेमोरी में हमारा ओनली 1 प्रोसेस बचा है P5 का बर्स्ट टाइम है 6, तो 22 एंड 6 28 P5। सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। अब इसके बाद शेड्यूल कर चुके हैं, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कैलकुलेट एवरेज टर्नअराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम।
तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंप्लीशन टाइम निकालना होगा। तो कंप्लीशन टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अच्छे से कंसीडर करना है गैंट चार्ट पे। देखिए प्रोसेस P1 कहां पे आया है, 18 पे आपका सर्विस स्टार्ट हुआ है प्रोसेस P1 का, एंड 22 पे कंप्लीट हुआ है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम होगा 22, P2 11, P2 का 11 है। प्रोसेस P3 देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 18 पे, तो प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम आपका होगा 18। प्रोसेस P4 8 पे, P4 का कंप्लीशन टाइम होगा 8। P5 का कंप्लीशन टाइम है 28। P6 13। तो ये आपका कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब इसके बाद हमको निकालना होगा टर्न अराउंड टाइम, TAT क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। मतलब कोई जॉब सिस्टम में हम लोग सबमिट करते हैं और कंप्लीट होने के बीच में जो टाइम लैप्स होता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपका निकालने का फॉर्मूला होता है TAT इक्वल टू CT माइनस AT। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 22 एंड अराइवल टाइम इज 5, सो टर्न अराउंड टाइम इज 17। P2 का कंप्लीशन टाइम इज 11 एंड अराइवल टाइम इज 2, 11 minus 2 9। P3 का कंप्लीशन टाइम 18 एंड अराइवल टाइम 4, सो टर्न अराउंड टाइम इज 14। 8 is completion time is and 1 is arrival time of P4, so turnaround time is 7। P5 का 28 minus 6 22। P6 का 13 minus 3 10। ये टर्नअराउंड टाइम निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग वेटिंग टाइम, WT वेटिंग टाइम मीन्स कि रेडी क्यू में प्रोसेस को कितना टाइम वेट करना पड़ा। तो WT इक्वल टू TAT माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये फॉर्मूला है। तो 17 माइनस 4 13 इज वेटिंग टाइम, 9 माइनस 3 6 इज वेटिंग टाइम, 14 माइनस 5 11, 7 माइनस 7 0, 22 माइनस 6 16, 10 माइनस 2 8। ये आपका वेटिंग टाइम हुआ। अब देखेंगे हम लोग एक मेजर प्रॉब्लम होता है FCFS में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कि कोई भी प्रोसेस मतलब कि बिगनिंग में यदि हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ जाए और बाद में लो बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ रहा है, तो वेटिंग टाइम में एक मेजर डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट का विक्टिम होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।